हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी, इस कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर 20 में आज हम लोग पहुंच चुके हैं, जो है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंडिया। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो जलवायु परिवर्तन हुई है, उसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है या पड़ा है, इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस इस चैप्टर में करेंगे। पिछले चैप्टर में या पिछले लेक्चर में मैं कहूँ कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 19 जो था ओजोन डिप्लीशन को लेकर बात कर ली है। तो आज हम लोग जो है चैप्टर 20 को लेकर बात करेंगे और इसी के बाद फिर हम लोग आगे जो और चैप्टर्स हैं उसी के साथ इस कोर्स में आने वाले लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है। और इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसके फ़ायदे क्या क्या हैं कि आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे एड फ्री, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के। साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज क्विजेस भी आप लोगों के लिए जो है बहुत जल्द वहाँ पर अपडेट कर दिए जाएंगे, सो दैट कि आप जो है अपने इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट की तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सकें। तो उस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में जाके आप लोग जो है उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में वो कोर्स आप लोगों के लिए हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल किया गया है। ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जाके आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन से उस लिंक पर क्लिक करके एनरोल अपने को कर सकते हैं। उसके फ़ायदे क्या क्या रहेंगे कोर्स के, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं चैप्टर 20 इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंडिया के साथ। देखिए, यहाँ पर आपको एक टर्म दिखाई दे रहा है, दैट इज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में यह है कि हम क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग चीज़ों पर, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि एग्रीकल्चर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे कि जो वाटर अवेलेबिलिटी है उस पर क्या असर पड़ेगा, जो हमारा सी लेवल है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इस तरीके के अलग अलग हेडिंग्स के अंतर्गत हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं कि ये होने से, मतलब क्लाइमेट अगर चेंज होगा तो एग्रीकल्चर पर ये असर पड़ेगा और वाटर अवेलेबिलिटी पर ये असर पड़ेगा। तो ये इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों से स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप उसको जो है ज़रूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो है हम लोग एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी को लेकर अगर बात करते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो क्रॉप यील्ड को भी प्रभावित कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, एज वेल एज द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन इन सर्टेन एरियाज। ठीक है। तो दोनों चीज़ को यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, इसलिए इस टर्म को ध्यान रखिएगा कि क्लाइमेट चेंज जो है वो क्रॉप यील्ड को भी इफेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ किसी एक सर्टेन एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में किस प्रकार की क्रॉप उगाई जा रही है, ठीक है, या जा सकती है, उस पर भी वो असर डाल रहा है। ठीक, उसको भी असर वो डाल रहा है, प्रभावित कर रहा है। कैसे? बाय इम्पैक्टिंग द एग्रीकल्चरल इनपुट्स, जैसे कि वाटर फॉर इरिगेशन, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन दैट अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ एज वेल एज द प्रेवलेंस ऑफ पेस्ट। ठीक, तो कैसे वो उसको इम्पैक्ट करेगा, वो यहाँ पर लिखा गया है कि एग्रीकल्चर के लिए जो भी इनपुट्स की जरूरत होती है, जैसे कि वाटर फॉर इरिगेशन। अब ऑब्वियस सी बात है कि क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरीके से वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है। और वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर अगर असर पड़ेगा तो उससे फिर क्या है, खेती में तो ऑब्वियस सी बात है, एग्रीकल्चर में तो वाटर ही मेन चीज़ है ना, इनपुट है। अब अगर वाटर अवेलेबिलिटी पर असर पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्रॉप यील्ड पर भी, टाइप ऑफ क्रॉप पर भी असर पड़ेगा। उसके बाद सोलर रेडिएशन, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसका भी असर होता है प्लांट ग्रोथ के ऊपर। ठीक है। तो वो सब चीज़ भी है, अगर सोलर रेडिएशन चेंज होता है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से तो उसका भी असर पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर क्लाइमेट चेंज होता है, अगर गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे जो पेस्ट होते हैं, ठीक है, जो पेस्ट होते हैं उनका भी प्रेवलेंस चेंज होगा और वो भी कहीं ना कहीं जो है फिर क्रॉप यील्ड पर और टाइप्स ऑफ क्रॉप के ऊपर क्या करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर यही चीज़ जो है थोड़ा सा डेटा के फॉर्म में दी गई है
कि राइज इन टेम्परेचर्स caused by increasing greenhouse gases is likely to affect crops differently from region to region। ठीक है, ये बात तो हम पहले समझ चुके हैं, जो हमने पीछे के चैप्टर्स में बात की थी। ठीक है, कि ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं और ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ने की वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ेगा। अब इसका असर क्या है? इसका असर ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका असर क्रॉप्स पर एक जैसा नहीं है, मतलब थ्रू आउट अगर हम बात करें तो एक जैसा असर नहीं है, वो रीजन टू रीजन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जैसे कि अगर हम मॉडरेट वार्मिंग की बात करते हैं, मॉडरेट वार्मिंग मतलब थोड़ा सा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। ठीक है, यानी कि जो हमारा मीन टेम्परेचर होता है उस पर अगर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज है, ठीक, इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट क्रॉप यील्ड्स इन टेम्परेट रीजन्स। ठीक है, जो टेम्परेट रीजन्स हमारे होते हैं वहां पर अगर 1 से 3 डिग्री का राइज होता है टेम्परेचर में, तो वो क्या है, वो क्रॉप यील्ड के लिए बेहतर है, बेनिफिशियल है। ठीक है, क्रॉप यील्ड बेसिकली क्या है, जो उसको आप समझ सकते हैं आउटपुट। ठीक है, आउटपुट ओवर इनपुट, दैट इज क्रॉप यील्ड। ठीक है, कि कितना हमारी क्रॉप की पैदावार हो रही है, फसल की पैदावार हो रही है, दैट इज नोन एज द क्रॉप यील्ड। ठीक है, तो उसको आप समझिएगा कि अगर थोड़ा सा टेम्परेचर या स्लाइट वार्मिंग हो रही है, मॉडरेट वार्मिंग हो रही है, कहां पर, टेम्परेट रीजन में, तो वो क्रॉप यील्ड के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोअर लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, स्पेशली सीजनली ड्राई ट्रॉपिक्स, यानी कि जहां पर हम ट्रॉपिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रॉपिक मतलब लोअर लैटिट्यूड मतलब टुवर्ड्स द इक्वेटर। ठीक है, वहां पर अगर मॉडरेट टेम्परेचर इंक्रीज भी होता है 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का भी, तो दैट इज लाइकली टू हैव द नेगेटिव इंपैक्ट फॉर मेजर सीरियल क्रॉप्स। अब ऐसा आप समझ सकते हैं कि क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लैटिट्यूड की तरफ अगर लैटिट्यूड कम हो रहा है, अगर आप इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, तो इक्वेटर में आपको वैसे भी पता है कि वहां पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा फर्क और पड़ेगा, तो उससे क्या है कि क्रॉप्स के ऊपर, और स्पेशली जो सीरियल क्रॉप्स हमारी होती हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मॉडरेट वार्मिंग की। अगर ज़्यादा वार्मिंग होती है, यानी कि अगर 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की वार्मिंग होती है, तो इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन इन ऑल रीजन्स। ठीक है, तो इसमें फिर जो आपका टेम्परेट है या फिर इस तरीके की बातें हैं, उन सब से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपका 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो फिर हर जगह के लिए नुकसानदायक ही साबित होगा। ठीक है, एक थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, दैट इज ऑफ द IPCC 2001 में, कंक्लूडेड दैट climate change would hit the poorest countries severely in terms of reducing the agricultural products। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि देखिए, जो गरीब है या जो गरीब देश है, उसी को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो समृद्ध है, जो थोड़ा सा पैसे वाला देश है, वो तो इसमें कुछ ना कुछ टेक्निक लगा लेगा, है ना। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि जो पोरेस्ट कंट्रीज हैं उन पर ज़्यादा असर इसका पड़ेगा। ठीक है, जो उनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, वो रिड्यूस यहाँ पर हो सकता है। द रिपोर्ट क्लेम दैट क्रॉप यील्ड वुड बी रिड्यूस्ड इन मोस्ट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ड्यू टू डिक्रीज्ड वाटर अवेलेबिलिटी एंड न्यू और चेंज इंसेक्ट और पेस्ट इंसिडेंट्स। ठीक है, अब ये लिखा गया है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जो ये क्रॉप यील्ड है, ये कम क्यों होगी, क्योंकि जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी और वाटर की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से क्रॉप यील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो जो ये नए प्रकार के कीट पतंगे पैदा होंगे। ठीक है, कीट पतंगे मतलब जो इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, वो अगर होंगे तो उससे भी क्रॉप यील्ड पर असर पड़ेगा। ठीक, इन साउथ एशिया लॉसेज ऑफ मैनी रीजनल स्टेपल, साउथ एशिया में जो स्टेपल फूड है, जैसे कि राइस है, मिलेट है, मेज है, ठीक है, ये टॉप कर सकता है 10% बाय 2030। ठीक है, यानी कि इनका जो लॉस है वो सबसे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये जो 10% दिया गया है, ये बेसिकली ये नहीं है कि इनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बेसिकली जो लॉसेज हैं वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ थॉइंग ऑफ स्नो, द अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड इन हाई लैटिट्यूड रीजन इज लाइकली टू इंक्रीज बाय रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ फ्रोजन लैंड। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि जो स्नो है, जो बर्फ है, वो क्या होगी, पिघलेगी। थॉइंग ऑफ स्नो यानी कि बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलने की वजह से जो हाई लैटिट्यूड के रीजन है, हाई लैटिट्यूड रीजन मतलब समझ सकते हैं आप टुवर्ड्स दी पोल। टुवर्ड्स दी पोल हमें पता है कि नॉर्मल में क्या होता है, बर्फ होती है ज़्यादा। अब जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हाई लैटिट्यूड रीजन में जो बर्फ है वो पिघलेगी, और उससे जो एरेबल लैंड है, एरेबल लैंड मतलब जिसको हम लोग
कृषि के लिए, खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं वो बढ़ेगी। ठीक है, और ऐसे क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो फ्रोजन लैंड है वो कम हो रही है। ठीक, एट द सेम टाइम एरेबल लैंड अलोंग द कोस्ट लाइन्स आर बाउंड टू बी रिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ राइजिंग सी लेवल। तो ये आप समझ गए कि हाई लेटीट्यूड में तो बढ़ रही है, लेकिन टुवर्ड्स द कोस्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर जो एरेबल लैंड होगी, यानी कि जो कृषि योग्य भूमि होगी, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप समझ रहे हैं कि अगर बर्फ पिघल रही है, ठीक है, अगर मान लीजिए आप पहाड़ों की बात करें या माउंटेन्स की बात करें या हिमालय का एग्जांपल ले लें कि हिमालय में बर्फ पिघल रही है, गर्मी बढ़ रही है, हिमालय में बर्फ पिघल रही है, तो बर्फ पिघल के जो पानी है वो नदियों के थ्रू कहाँ जाएगा? समुद्र में मिलेगा। अब समुद्र में जाके वो पानी मिलेगा तो उससे क्या होगा? जो सी लेवल है, जो समुद्र का तल है, वो उठेगा, राइज करेगा, और उससे क्या है कि जो कोस्टल एरियाज होंगे, जो तटीय इलाके होंगे, वहां पर क्या होगा? वो सबमर्ज हो जाएंगे। ठीक है, वो सबमर्ज हो जाएंगे तो वहां पर जो एरेबल लैंड है वो कम हो जाएगी। तो आपसे ये चीज जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से या टेम्परेचर राइज करने की वजह से क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, अब इसमें ये लिख दिया जाए कि हाई लेटीट्यूड में जो एरेबल लैंड है वो बढ़ जाएगी, कोस्ट लाइन में एरेबल लैंड कम हो जाएगी। तो आपको ये चीजें जो है सिर्फ इतने से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कि हाई लेटीट्यूड में एरेबल लैंड विल इंक्रीज इन हाई लेटीट्यूड रीजन्स। ठीक, या फिर ये पूछा जा सकता है कि द एरेबल लैंड विल डिक्रीज इन द कोस्टल एरियाज। तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि हाँ, अच्छा, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, लेकिन वो आप कब सभी समझ पाएंगे जब आप इन चीजों को यहाँ पर जो है जिस तरीके से हम इसको एक एक लाइन को एनालाइज कर रहे हैं उस तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आप इसको समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इरोजन, submergence of shorelines, salinity of the water table due to the increased sea levels could mainly affect agriculture through inundation of low-lying areas। ये तो वही बात है, ठीक है, कि शोर लाइन्स का सबमर्जेंस होगा, यानी कि जो शोर लाइन्स है वो डूब जाएंगी, इरोजन भी हो रहा है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि जो सी लेवल राइज कर रहा है, और सी का वाटर कैसा होता है आपको पता है, वो आप पानी कैसा होता है? खारा पानी होता है, सैलाइन वाटर होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एग्रीकल्चर जो है वो प्रभावित होगा, उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो लो लाइंग लैंड है, यानी कि जो निचले इलाके हैं, निचले इलाके मतलब जिनका लेवल थोड़ा सा कम है, वो अनइंडेट हो जाएंगे। इनंडेट का मतलब होता है वो डूब जाएंगे। ठीक है, एक रीसेंट स्टडी हुई है, उसमें यह पाया गया है कि जो इंटरनेशनल कमीशन फॉर आइस एंड स्नो रिपोर्टेड दैट हिमालयन ग्लेशियर्स, जो हिमालय के ग्लेशियर्स हैं, दैट आर द प्रिंसिपल ड्राई सीजन वाटर सोर्सेज ऑफ एशियाज बिगेस्ट रिवर्स। ठीक है, एशिया की जो सबसे बड़ी नदियां हैं उनका ये ड्राई सीजन में क्या है? प्रिंसिपल वाटर सोर्स है, यानी कि मुख्य ये उनका स्रोत है पानी का। अब ड्राई सीजन में क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम एशिया की बात करें या पर्टिकुलरली हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो हमारा नॉर्मल मतलब मेजर वाटर सोर्स है वो क्या है? मानसून है, यानी कि रेनी सीजन है। अब रेनी सीजन में तो आप समझिए, चाहे हिमालयन रिवर्स हो, चाहे आपकी जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स है, सब में पानी मानसून से आएगा, यानी कि बारिश से पानी आएगा। ठीक है, अब जब ड्राई सीजन होता है, यानी कि जिस समय बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि अराउंड आप मान लीजिए अप्रैल मई से लेकर, अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो अप्रैल मई से लेकर लगभग सितंबर अक्टूबर तक आप इसको पूरा का पूरा जो है मानसून का सीजन मान सकते हैं। ठीक है, मानसून को तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में ज्योग्राफी में डिस्कस किया है, तो आप उसको समझ सकते हैं कि ये पूरे का पूरा रीजन को अगर हम छोड़ दें, मतलब ये जो 4-5 महीने का समय है, इसको अगर हम अलग कर दें, तो बाकी जो हमारा टाइम है, अराउंड 7-8 महीने का जो टाइम है, दैट इज द ड्राई सीजन। और उस ड्राई सीजन में ये जो नदियां हैं, इनको पानी कहाँ से मिलेगा? जो हिमालयन ग्लेशियर्स है वहां से मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया है ड्राई सीजन वाटर सोर्स। इस बात को समझ गए? चलिए, अब ये कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो बड़ी नदियां हैं? दैट इज योर गैंजेस, यानी कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इंडिया की हो गई। इसके बाद फिर यहाँ पर चाइनीज नदियां भी हैं, जैसे यांगजे, मेकोंग, साल्विन, येलो। ये सारी की सारी क्या हो रही है? दे आर श्रिंकिंग क्विकर देन एनीवेयर एल्स, दैट इफ करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू दे कुड डिसअपियर ऑल टुगेदर बाय 2035। यानी कि ये जो ग्लेशियर्स हैं, जो इस तरीके की मुख्य नदियों का स्रोत है, वो क्या हो रहा है? वो श्रिंक कर रहे हैं, वो सिकुड़ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर्स है वो क्या होंगे? वो तो बर्फ ही है, वो पिघलेगी, तो वो श्रिंक कर रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। और अगर ऐसा ही जो ट्रेंड है वो चलता अगर रहा, ठीक है, टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ता रहा और इनकी श्रिंकिंग अगर इसी रेट में जारी रही, तो 2035 तक, यानी कि आप समझ सकते हैं कि आज से लगभग 14-15 साल के बाद ये पूरे तरीके से क्या हो जाएंगे? जो ग्लेशियर्स है वो खत्म हो जाएंगे। ये एक स्टडी में पाया गया है। ठीक,
आगे देखिए, इफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन द लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज, द लाइवलीहुड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रूरल पुअर विल बी पुट एट रिस्क एंड देयर वल्नरेबिलिटी टू फूड इनसिक्योरिटी विल बी मैनीफोल्ड। यानी कि अगर जो लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो एशिया की हो चाहे वो अफ्रीका की हो, अगर वहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर बुरी तरीके से प्रभावित होता है तो क्या होगा, जो लाइवलीहुड्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रूरल पुअर हैं विल बी पुट एट रिस्क। यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में आपको पता है कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में अगर हम बात कर लें तो वी हैव द एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। सिमिलर आर द कंडीशंस इन अफ्रीका एज वेल। तो उसकी वजह से क्या है कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्रभावित होता है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो जो रूरल पुअर है उनका जो रोजी रोटी है, जो लाइवलीहुड है, उनकी जो आजीविका है, उस पर खतरे के बादल फिर मंडराएंगे। और दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है तो फूड इनसिक्योरिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और फूड इनसिक्योरिटी ज़्यादा किसके लिए होगी, जो रूरल पुअर है उन्हीं के लिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप इसको ऐसे समझिए, जो शहर में आदमी रह रहा है जिसकी इनकम अच्छी खासी है, उसके लिए अगर मान लीजिए कोई भी सीरियल है, ठीक है, चाहे आप बात कर लें गेहूं की, चाहे आप बात कर लें चावल की, चाहे आप बात कर लें किसी भी चीज़ की, चाहे वो सब्जी की बात कर लें, किसी भी चीज़ की बात कर लें, अगर 2, 4, 10, 20, 50 रुपए महंगा हो भी जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो थोड़ा सा अपना कुछ, अगर ऐसी चीज़ है जैसे पीछे हमने देखा था पिछले सालों में कि प्याज के दाम बढ़ गए, ठीक है, प्याज नॉर्मली आपको 20, 30, 40 रुपए किलो मिलता है, पिछले साल हुआ था कि 100 रुपए से ऊपर चला गया था, ठीक है, 100 रुपए से ऊपर चला गया। अगर आप उसकी चीज़, वो ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना आप सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या करा, अपना जो कंजम्पशन है उसको कम किया, ठीक है। लेकिन शहर के लोग उसको फिर भी क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं, बेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ही चीज़ जो है वो ग्रामीण लोगों के हाथ में होगी, जो चीज़ 30 रुपये 40 रुपये मिल रही है, अगर वो 100 रुपये 150 रुपये मिलती है, तो फिर उनके लिए उस चीज़ को परचेस करना, उस चीज़ के साथ गुजारा करना जो है वो पॉसिबल एज सच नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। द लार्ज पार्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन इंडिया इज रेन फेड। ये तो हमें पता ही है कि इंडिया में जितनी भी एरेबल लैंड है उसका जो मेजर पार्ट है, जो लार्ज पार्ट है, वो रेन फेड है, यानी कि उसको पानी कहाँ से मिलता है, बारिश से मिलता है, ठीक। द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल एंड इट्स पैटर्न। अब जो एग्रीकल्चर की पैदावार है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो रेनफॉल पर, यानी कितनी बारिश होगी, उसका पैटर्न कैसा रहेगा, कब बारिश होगी, कब कम होगी, कब ज़्यादा होगी, उसके ऊपर प्रोडक्टिविटी क्या करती है, डिपेंड करती है, निर्भर रहती है। एग्रीकल्चर विल बी एडवर्सली अफेक्टेड नॉट ओनली बाय एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द ओवरऑल अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल बट ऑल्सो बाय शिफ्ट इन द टाइमिंग ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ इस बात से ही प्रभावित नहीं होगा कि बारिश ज़्यादा हो रही है या बारिश कम हो रही है, लेकिन इस बात से भी उस पर असर पड़ेगा कि अगर टाइमिंग ऑफ रेनफॉल, जैसे मान लीजिए कभी गेहूं की फसल जो है वो लग के तैयार खड़ी है, ठीक है, और उस समय अगर बारिश की ज़रूरत नहीं है और उस समय अगर मान लीजिए बारिश पड़ जाती है तो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। जिस समय मान लीजिए किसी फसल को पकने के लिए बारिश की ज़रूरत है और उसमें बारिश अगर नहीं पड़ती है तो फसल बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओवरऑल एक लेवल, अगर हम एक मीन बात करें कि एक साल में अच्छा 100 सेंटीमीटर बारिश होनी थी या 200 सेंटीमीटर कहीं पर बारिश होनी थी तो वो हो गई, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो टाइमिंग ऑफ रेनफॉल है वो उससे भी जो है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ता है, ठीक। एनी चेंज इन रेनफॉल पैटर्न्स पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड देयरफॉर टू द इकोनॉमी एंड फूड सिक्योरिटी। अब ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में तो मैंने आपको बताया कि वी आर एग्रीकल्चरल कंट्री, ठीक है ना। ज़्यादातर हमारी जितनी भी पॉपुलेशन वगैरह है वो आज भी अगर हम बात करें स्पेशली रूरल एरियाज़ में तो वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो अगर रेनफॉल पैटर्न में चेंज आता है तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर पर बहुत भारी असर पड़ेगा, नुकसान होगा। और दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी पर भी और फूड सिक्योरिटी पर भी इसका असर पड़ेगा, ठीक। समर रेनफॉल जो है, समर रेनफॉल मतलब वही हो गया मानसून वाला, है ना, accounts for almost 70% of the total annual rainfall over India and is crucial to Indian agriculture, ठीक है। 70% जो ओवरऑल यहाँ पर बारिश होती है, ठीक, उसका 70% तो मानसून से ही आता है, लगभग 65 से 70%, ठीक। और वो इंडियन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, क्रूशियल है।
हाउएवर स्टडीज प्रेडिक्ट डिक्लाइन इन समर रेनफॉल बाय द 2050s, लेकिन इस तरीके की स्टडीज हुई है, उनमें यह पाया गया है कि जो ये समर रेनफॉल या जो मॉनसून होता है वो 2050 तक थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। उसमें फिर क्या है कि बारिश जो है वो कम होने लगेगी। उसके पीछे अलग अलग फैक्टर हैं, वही टेम्परेचर वगैरह बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है, वो सब ठीक है। आगे देखिए, सेमी एरिड रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव हायर देन नॉर्मल रेनफॉल एज टेम्परेचर्स सोर, ठीक। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारा वेस्टर्न इंडिया है यानी कि जो पश्चिम भारत है हमारा, उसके जो सेमी एरिड रीजन्स है वहां पर यह एक्सपेक्ट है कि वहां पर नॉर्मल से ज्यादा बारिश होगी। लेकिन जो सेंट्रल इंडिया है will experience a decrease of between 10 to 20% in winter rainfall by the 2050s। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं समय के साथ, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्टर्न इंडिया का जो सेमी एरिड रीजन है, वहां पर तो बारिश ज्यादा होगी, और जो सेंट्रल इंडिया है यानी कि जो मध्य भारत है, वहां पर 10 से 20% तक बारिश जो है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है, विंटर रेनफॉल कम हो सकती है। Relatively small climate changes can cause large water resources problems, particularly in arid and semi-arid regions such as northwest India। ठीक, अब जहां पर जो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स है यानी कि जहां पर पानी वैसे ही बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और वहां पर अगर थोड़ा बहुत क्लाइमेट का चेंज आता है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है, तो फिर ये जो वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है या जो वाटर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, ये वहां पर कई ज़्यादा गुना जो है वो खतरनाक हो सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक, प्रोडक्टिविटी ऑफ मोस्ट क्रॉप्स में डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन वाटर अवेलेबिलिटी स्पेशली इन द इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स। ठीक, जो काफी सारी फसलों की जो पैदावार है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो क्या हो सकती है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और वाटर अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से क्या हो सकती है, गिर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, और स्पेशली इन द इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स। क्यों? क्योंकि जो इंडो-गैंजेटिक प्लेन है बेसिकली आपको पता है कि दैट इज द मोस्ट फर्टाइल एरिया, वहां पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर वगैरह होता है। तो वहां पर अगर ये चीजें होंगी तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, वाटर अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी है या जो पैदावार है वो क्या हो सकती है, डिक्रीज कर सकती है। ठीक, दिस अपार्ट देयर वुड बी आर डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ राबी एज कंपेयर टू द खरीफ सीजन क्रॉप्स। ठीक है, राबी की फसल में जो है वो क्या हो सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी पैदावार जो है कंपेयर टू खरीफ और ज्यादा डिक्लाइन कर सकती है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं राइजिंग टेम्परेचर वुड इंक्रीज फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट फॉर द सेम प्रोडक्शन टारगेट्स एंड रिजल्ट इन हायर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस, अमोनिया वोलेटिलाइजेशन एंड कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखिए, ये इसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट आप समझिए। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो हमने बताया कि नॉर्मल स्थिति में तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, पैदावार कम हो जाएगी। अब हमें अगर एक लेवल तक, एक टारगेट हमें चाहिए कि हमें इस साल जो है इतनी फसल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन देश की है, उसको फीड करने के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमें इतनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और या फिर आप कहें कि वाटर अवेलेबिलिटी कम हो रही है, तो उससे क्या है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। अब हमें अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बनाए के रखना है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम जो है फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। फर्टिलाइजर मतलब जो केमिकल्स होते हैं उनका यूज करेंगे। अब उसकी वजह से फर्टिलाइजर यूज करने में अलग अलग केमिकल्स होते हैं, उसका अपना नुकसान है, वो आपको पता ही है। उससे क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस है वो बढ़ जाएगा, अमोनिया का जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और जो कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का अगर यूज करेंगे तो क्रॉप में प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है ना। तो ये सारी चीजें भी होंगी। इसके बाद इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसीज ऑफ ड्रॉट्स, फ्लड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स आर लाइकली टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वेरिएबिलिटी। ठीक है, और जैसे जैसे अगर टेम्परेचर चेंज होगा, क्लाइमेट में अगर चेंज आएगा और उसमें इस तरीके के जो ये इवेंट्स हैं, जो क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं, जैसे कि ड्राउट, सूखा पड़ना, फ्लड्स यानी कि बाढ़ आना, स्टॉर्म्स मतलब तूफान आना, ठीक है, साइक्लोन्स मतलब और बड़े स्तर पर जो चक्रवाती तूफान आते हैं, ठीक है, इन सब की वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन की वेरिएबिलिटी है यानी कि जो वेरिएशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं वाटर स्ट्रेस एंड वाटर इनसिक्योरिटी की, अब पानी पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, लैक ऑफ एक्सेस टू वाटर इज अ पर्टर्बिंग इशू पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो लैक ऑफ एक्सेस टू वाटर है यानी कि
पानी तक जो है सब लोगों का एक्सेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहाँ पर है ये चीज़ें प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ा इशू है, मुद्दा है, कहाँ पर, स्पेशली इन द जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर। ठीक, क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरबेट करंट स्ट्रेसेस ऑन वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर एक तो पहले से ही स्ट्रेस बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है नहीं, और ये जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या आप कहेंगे कि जो साल दर साल बढ़ रही है, उससे जो पानी के ऊपर स्ट्रेस है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक, स्प्रेडिंग वाटर स्कैरसिटी इज कंट्रीब्यूटिंग टू फूड इनसिक्योरिटी एंड हाइटेंड कंपटीशंस फॉर वाटर बोथ विद इन एंड बिटवीन कंट्रीज। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर पानी कमी है, ठीक है, अगर वाटर स्कैरसिटी बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। ठीक है, और फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ देश के भीतर ही नहीं हो रही है, बल्कि बिटवीन द कंट्रीज भी ये प्रॉब्लम जो है वाटर स्कैरसिटी की बढ़ रही है। एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सपेंड्स एंड द कंजम्पशन ऑफ वाटर स्पाइरल्स अपवर्ड्स, वाटर प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू इंटेंसिफाई। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पानी तो लिमिटेड है, ठीक है, भले ही हम ये देखते हैं कि जो ग्लोब का इतना बड़ा एरिया है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी है, लेकिन हमें पता है कि उसमें से हम कितना पानी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे समुद्र का, ओशंस का पानी है उसको तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते, बिकॉज दैट इज सैलाइन वाटर, वो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जैसे जैसे अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो उससे क्या है कि जो कंजम्पशन ऑफ वाटर है वो भी बढ़ेगा, तो उससे जो वाटर प्रॉब्लम्स है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन वाइड स्प्रेड ओवर द ग्लोब। ठीक, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके असर तो फिर देखने को सब जगह पूरे के पूरे ग्लोब में या ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर मिल ही रहे हैं। वार्मिंग हैज़ रिजल्टेड इन डिक्लाइन इन माउंटेन ग्लेशियर्स, ये वही बात यहाँ पर लिखी गई है फिर से कि जो माउंटेन ग्लेशियर्स हैं और जो स्नो कवर है उस पर क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है बोथ द हेमिस्फीयर्स में, एंड दिस इज प्रोजेक्टेड टू एक्सेलरेट थ्रू आउट द 21st सेंचुरी। और जो हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये चीज़ जो है ये और ज़्यादा इस पर डिक्लाइन जो है वो होता ही जाएगा आने वाले समय में भी। दिस विल इन टर्न लीड टू रिड्यूसिंग द वाटर अवेलेबिलिटी, हाइड्रो पावर पोटेंशियल एंड वुड चेंज द सीजनल फ्लो ऑफ रिवर्स इन द रीजन्स सप्लाइड बाय मेल्ट वाटर फ्रॉम मेजर माउंटेन रेंजेस। ठीक है, और इससे कुछ काफ़ी सारे असर होंगे, मतलब जो ये माउंटेन ग्लेशियर्स है, स्नो कवर डिक्लाइन हो रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, इस पर क्या क्या असर होंगे। पहली बात तो यह है कि वाटर अवेलेबिलिटी पर असर पड़ेगा। ठीक, दूसरी बात जो हाइड्रो पावर्स प्रोजेक्ट वगैरह इनके थ्रू काम करते हैं उस पर भी असर पड़ेगा, और जो रिवर्स का फ्लो है उस पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए गर्मी का सीजन है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लेशियर ज़्यादा पिघल रहा है, तो नदियों में ज़्यादा पानी होगा, और ज़्यादा पानी होने की वजह से फिर क्या है कि जो नदियों का फ्लो है वो चेंज कर सकता है। फिर जब वापस से सर्दियाँ आएंगी, जब वापस से टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, बर्फ़ वगैरह पड़ेगी, तो फिर जो फ्लो है वो वापस से चेंज हो सकता है। तो ये यहाँ पर चेंज बताया गया है, सीजनल फ्लो का चेंज होगा। ठीक, 2050 तक फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, सेंट्रल, साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया पर्टिकुलरली लार्ज रिवर बेसिन्स इज प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज। ठीक है, जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है वो क्या हो सकती है, वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, जो वार्मर क्लाइमेट है वो हाइड्रोलॉजिक साइकिल को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या होती है, वही वाली चीज़ है कि पानी जो है वो बारिश से आ रहा है, फिर उसका वापस से इवेपोरेशन हो रहा है, वो सारी की सारी जो साइकिल है दैट इज द हाइड्रोलॉजिक साइकिल। ठीक है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर क्लाइमेट गर्म होता है, वार्म होता है, तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल एक्सेलरेट कर जाएगी। ठीक है, रेनफॉल में ऑल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, और उसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग ऑफ रन ऑफ, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, अवेलेबल रिसर्च सजेस्ट अ सिग्निफिकेंट फ्यूचर इंक्रीज इन हैवी रेनफॉल इवेंट इन मैनी रीजन्स, while in some regions the mean rainfall is projected to decrease। ठीक है, यानी कि इस तरह की कुछ रिसर्च की गई है, उसमें ये पाया गया है कि हैवी रेनफॉल हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, जो हैवी रेनफॉल के इवेंट्स हैं कुछ रीजन्स में वो बढ़ सकते हैं, और बाकी कुछ रीजन्स में ऐसा हो सकता है कि जो मीन रेनफॉल है वो कम हो जाए। फ्रीक्वेंसी ऑफ सीवियर फ्लड्स इन लार्ज रिवर बेसिन्स हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। ये तो हम अभी भी देखते हैं। ठीक है, कि जो भारी बाढ़ आती है, जो सीवियर फ्लड्स वगैरह आते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक,
इंक्रीजिंग फ्लड पोजेसेस चैलेंज टू सोसाइटी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर क्वालिटी। और जो ये फ्लड्स वगैरह बढ़ रही है, जो बाढ़ वगैरह बढ़ रही है, इससे सोसाइटी को, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, और जो वाटर की क्वालिटी है, इन सब को भी असर पड़ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें, राइजिंग टेम्परेचर विल फर्दर इफेक्ट द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स विद प्रीडोमिनेंटली एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑन मैनी इंडिविजुअल फ्रेश वाटर स्पीशीज, कम्युनिटी कंपोजिशन एंड वाटर क्वालिटी। ठीक, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे क्या होगा, जो हमारे फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स हैं, ठीक, उनका जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी प्रभावित होंगे। ठीक है, और जो इंडिविजुअल फ्रेश वाटर स्पीशीज है, जो कम्युनिटी कंपोजिशन है, जो वाटर क्वालिटी है, उस पर भी असर पड़ रहा है, और वो भी कैसा है, एडवर्स इम्पैक्ट, यानी कि बुरा असर पड़ रहा है। ठीक, कोस्टल एरियाज की अगर हम बात करें, सी लेवल rise will exacerbate water resource constraints due to increased salinization of groundwater supplies। ठीक है, अब कोस्टल एरियाज में क्या होगा कि अगर सी लेवल बढ़ता है तो उससे जो वाटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी थी उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर सी लेवल राइज कर रहा है तो जो हमारे ग्राउंड वाटर से पानी सप्लाई हो रहा था वहां पर भी क्या हो जाएगा, अब सैलिनिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर लो लाइंग एरियाज में पानी आएगा, फिर वही पानी जो है ग्राउंड वाटर में जाएगा, ठीक है, अंडर वाटर टेबल में जाएगा, तो वो भी कैसा हो जाएगा, सलाइन हो जाएगा। तो उससे जो हमारी ग्राउंड वाटर सप्लाई थी वो भी प्रभावित हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ वाटर सिचुएशन इन इंडिया की, तो वाटर रिसोर्सेज विल कम अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू द चेंजिंग क्लाइमेट। ठीक है, इंडिया में जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर जो है प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर तो अभी भी है, लेकिन वो और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो। हिमालयन ग्लेशियर जो है, दे आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स मतलब ऐसी रिवर्स जो सिर्फ और सिर्फ सीजनल नहीं है, जो थ्रू आउट द ईयर बहती हैं, दे आर नोन एज पेरिनियल रिवर्स। तो हिमालयन ग्लेशियर जो है वो इस तरीके के पेरिनियल रिवर्स के सोर्स है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर ले इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सब के लिए। ठीक है, रिसेंट डिकेड्स में क्या देखा गया है कि द हिमालयन रीजन सीम्स टू हैव अंडरगॉन सब्सटैंशियल चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव लैंड यूज। ये देखा गया है कि जो हिमालयन रीजन में लैंड यूज है वो बहुत ज्यादा बदल रहा है, वहां पर सब्सटेंशियल चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वहां पर की जा रही है, अर्बनाइजेशन वहां पर किया जा रहा है। तो उससे क्या है कि फ्रीक्वेंट हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स, ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपको याद होगा 2013 में, ठीक है ना, जो उत्तराखंड में ही, क्योंकि उत्तराखंड आपको पता है कि एक हिली स्टेट है, तो वहां पर आपको देखने को मतलब मिला होगा कि 2013 में जैसे केदारनाथ वाला जो एक केस हुआ था, ठीक है, और अभी रिसेंटली आपको पीछे याद होगा चमोली का एक केस हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है वो देखने को अपने आपको न्यूज वगैरह में मिलती रहती है। ठीक है, साथ ही साथ सेडिमेंटेशन भी बढ़ रहा है, और जो लेक्स वगैरह हैं उसमें भी पॉल्यूशन या प्रदूषण बढ़ रहा है। There is evidence that some Himalayan glaciers have retrieved significantly since the 19th century। और इस तरीके के कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं कि कुछ हिमालयन ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो अगर हम 19वीं शताब्दी से उसको कंपेयर करें तो वो काफी ज्यादा रिट्रीट कर चुके हैं, यानी कि पीछे जा चुके हैं। अब ग्लेशियर पीछे कैसे जाएगा, यानी कि वो पिघल चुका है। ठीक, अवेलेबल रिकॉर्ड सजेस्ट दैट द गंगोत्री ग्लेशियर इज रिट्रीटिंग अबाउट 28 मीटर पर ईयर। ठीक है, कुछ रिकॉर्ड्स इस तरीके के पाए गए हैं जिससे ये पता लगा है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर इज बेसिकली द सोर्स ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, गंगा का जो सोर्स है वो लगभग 28 मीटर पीछे जा रहा है प्रति साल। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि अगर 28 मीटर वो पिघल रहा है एक साल में, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी जल्दी फिर ऐसा हो सकता है कि पानी गंगा में खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद glacial melt is expected to increase under changed climatic conditions, which would lead to increased summer flows in some river systems for a few decades, followed by a reduction in flow as the glaciers disappear। अब यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ठीक है, या फिर अगर क्लाइमेट कंडीशन जो है वो वार्म हो जाएंगी, तो ग्लेशियर क्या होंगे, पिघलेंगे। अब ग्लेशियर अगर पिघलेंगे, और ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है कि समर में ये चीज होगी, ठीक है, क्योंकि समर में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, तो ग्लेशियर जो है वो समर में ज्यादा मेल्ट करेंगे, पिघलेंगे। तो उससे क्या होगा कि इस तरीके की जो नदियां हैं जो बेसिकली ग्लेशियर से निकल रही हैं, उनमें गर्मियों के समय में, यानी कि समर सीजन में क्या होगा, कुछ सालों तक पानी बहुत ज्यादा आएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, जब वो ग्लेशियर पूरी तरीके से पिघल जाएगा तो पानी एकदम से खत्म हो जाएगा। ठीक, ये चीज जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न हैव बीन ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द
20th सेंचुरी इन इंडिया। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है तो रेनफॉल का जो पैटर्न है उस पर भी काफी ज्यादा चेंज जो है हमें 20th सेंचुरी में देखने को मिला है। एक सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हैज आल्सो बीन विटनेस्ड इन द इंडो-गैंजेटिक प्लेन रीजन in the past, whereby different rivers including Kosi, Ganga, Ghagra, Son, Indus and its tributaries and Yamuna change their course a number of times। अब ऑब्वियस ही बात है, ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिली है कि इनका जो थोड़ा बहुत कोर्स है वो भी, यानी कि जो रास्ता है वो भी चेंज होता रहता है। A recent devastating floods in Nepal and Bihar due to change of course of river Kosi is a case in point। ये तो आपको पता ही है, कोसी तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि सौरो ऑफ बिहार भी उसको बोला जाता है। तो वहां पर जो इसका फ्लड वगैरह आती रहती है, उससे जो इसका कोर्स चेंज होता रहता है, वो भी एक न्यूज में मुद्दा आए दिन बना रहता है। इसके बाद अवेलेबल स्टडी जो है वो सजेस्ट करती है कि फूड प्रोडक्शन हैज टू बी इंक्रीज टू द ट्यून ऑफ 300 metric ton by 2020 in order to feed India's ever growing population which is likely to reach 1.3 billion by the year 2020। ठीक, यानी कि यहां पर ये बात की जा रही है कि फूड प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाने की बात की गई है। टोटल फूड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज टू बी इंक्रीज बाय 50% by 2020 to meet the requirement। ये बढ़ाने की बात है। It is feared that the fast increasing demand for food in the next 2 or 3 decades could be quite grim, particularly in view of the serious problem of soil degradation and climate change। अब ऑब्वियस ही बात है, ये जो डिमांड है, जो फास्ट इंक्रीजिंग डिमांड है, जो डिमांड बढ़ रही है, उसको पूरा करना जो है वो मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि एक तो सॉइल डिग्रेड कर रही है, ठीक है, पानी वगैरह नहीं है तो उसकी वजह से सॉइल डिग्रेड कर रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये फास्ट इंक्रीजिंग डिमांड पूरी हो पाए, ये काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंज बना हुआ है। ठीक, The rise in population will increase the demand for water, leading to faster withdrawal of water, and this in turn would reduce the recharging time of the water tables। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, वाटर के लिए जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, और वाटर के लिए अगर डिमांड बढ़ेगी तो जो हमारा ग्राउंड वाटर वगैरह है वहां से हम क्या करेंगे, फास्टर विड्रॉल्स, यानी कि उसमें से ज़्यादा पानी हम लोग विड्रॉ करेंगे, और ज़्यादा पानी अगर हम उसमें से विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारी वाटर टेबल्स हैं उनका रिचार्जिंग टाइम क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, वो जल्दी से रिचार्ज जो है वो नहीं हो पाएंगे। एज अ रिजल्ट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज बाउंड टू रीच क्रिटिकल लेवल्स सूनर और लेटर। तो ये चीज़ तो है कि जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो एक क्रिटिकल लेवल पर पहुंच जाएगी, आज पहुंचे या थोड़े समय के बाद पहुंचे, लेकिन वो पहुंचने वाली तो है। ठीक, ड्यूरिंग द पास्ट 4 decades there has been a phenomenal increase in the growth of groundwater abstraction structures। ठीक है, ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन स्ट्रक्चर्स मतलब ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। और वो क्यों बढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड बढ़ रही है तो फिर अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, है ना। फिर ग्रोइंग डिमांड ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सेक्टर्स हैज़ ब्रॉट प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज टू द फोर। एग्रीकल्चर में ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो रही है, इंडस्ट्रियल में ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, डोमेस्टिक सेक्टर्स में बढ़ रहा है, तो इससे क्या है कि जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। द फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव थ्रेटेंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। और कहीं कहीं पर तो ऐसा हुआ है कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो इतने नीचे जा चुका है कि अब ये भी मतलब डाउट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में ये ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बचेगा भी या नहीं बचेगा, इसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। एट प्रेजेंट अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स ऑन वाटर डिमांड शोज दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा पानी का उपयोग कहाँ पर हो रहा है, किस सेक्टर में हो रहा है, वो है एग्रीकल्चर में, यानी कि कृषि क्षेत्र में। अबाउट 83% ऑफ द अवेलेबल वाटर इज यूज फॉर एग्रीकल्चर अलोन। ठीक है, लगभग जितना हमारे पास टोटल पानी उपलब्ध है, अवेलेबल वाटर है, उसका 83% जो है वो कहाँ पर यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर में। अगर उसको हम प्रॉपर तरीके से यूज करें, जुडिशियसली अगर यूज करें, तो जो डिमांड है वो कम आ सकती है, कितने तक, 68% तक, 2050 तक। लेकिन उसके लिए वही है कि हमें वेस्टेज कम करना पड़ेगा और ये सारे एफिशिएंट तरीके लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो 83% की डिमांड बनी हुई है वो हम कम करके 68% तक ला सकते हैं, लेकिन फिर भी 68% भी आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, लार्जेस्ट कंज्यूमर ये फिर भी बना रहेगा। इन ऑर्डर टू मीट दिस डिमांड, ऑगमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज बाय डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल सोर्सेज ऑफ वाटर
और कंजर्वेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड देयर एफिशिएंट यूज विल बी नीडेड। तो इस डिमांड को मीट करने के लिए, यानी कि ये 68%, 83 से 68% लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज हैं उनको हमें सही करना पड़ेगा, ठीक है। उनको हम क्या करें, ऑगमेंट करें, ताकि हम एडिशनल सोर्सेज ऑफ वाटर बनाए, ताकि जो हमारे एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज है उनको कुछ, उनके ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो सके, ठीक है। जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको हम कंजर्व करें, उनको बर्बाद ना करें और उसका एफिशिएंट यूज भी करें। तो अगर ये सब चीज़ें हम करेंगे तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि थोड़ा सा जो 83% का भी डिमांड बना हुआ है वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। इट इज़ एविडेंट दैट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट्स आर मैनी एंड अलार्मिंग। और ये चीज़ तो हम सबको पता ही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा भी हैं और काफ़ी अलार्मिंग भी है, ठीक। इसके बाद वाटर सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी पोज प्रॉब्लम्स बोथ फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो वाटर सिक्योरिटी, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ क्वांटिटी के आधार पर ही दिक्कत नहीं है, क्वालिटी का भी उसमें इशू है, ठीक है। जब आपको पता है कि जैसे फ्लड वगैरह आती है तो फिर वाटर की क्वालिटी पर भी असर पड़ता है, ठीक। और ये जो प्रॉब्लम है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, दोनों के लिए ही प्रॉब्लम जो है वो बनी हुई है। However, the consequences of future climatic change may be felt more severely in developing countries such as India, whose economy is largely dependent on agriculture and is already under stress due to current population increase and associated demands for energy, fresh water and food. तो यानी कि ये प्रॉब्लम तो जो है दोनों जगह, डेवलपिंग कंट्रीज में भी है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी है, लेकिन इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा है, ठीक है। और ये पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, जो डिमांड बढ़ने की वजह से, फ्रेश वाटर की, एनर्जी की, फूड की, इन सब की वजह से प्रॉब्लम तो इसमें पहले से ही ज़्यादा है। और अगर ये क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होती है, तो उसके एडवर्स इम्पैक्ट होने की वजह से जो चीज़ें हैं, जो स्पेशली आपका इस तरीके की जो डिमांड है, या आप कह सकते हैं कि जो प्रेशर पड़ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर और वो सब चीज़ों के ऊपर, उनसे ये प्रॉब्लम और ज़्यादा भी बढ़ सकती है, ठीक है। चलिए, तो इसको इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में जो इसका थोड़ा सा और पार्ट दिया गया है, सी लेवल का राइज होगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा और ये सारी चीज़ें, उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे और उसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस एड फ्री मिल जाएंगे, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज जो है वो आप लोगों के लिए अपडेट किए जा रहे हैं, सो दैट कि आप लोग अपने सब्जेक्ट की पूरी जो तैयारी है वो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सकें। कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे इधर व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है, दैट इज support@okul.co, वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।